यूपी पीसीएस आर ओ एग्जाम 2023 का जोरी एग्जाम 2025 यानी इस साल होने वाला है, उसका हम टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। भारत संस्कृत आईएएस द्वारा 6 टेस्ट सीरीज निकाली गई है और जिसका आज हम पहला टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे और रोज हम इस टेस्ट सीरीज को लेकर आएंगे। और शुरू करते हैं। इसका जो पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न में दिया गया है, उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और 4 इसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं, 4 में से कितने सही हैं देखते हैं। इसको संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया, ये हमारा स्टेटमेंट इसमें गलत है। नंबर दूसरा, इसमें भारत को पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने का संकल्प लिया गया, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा, इसमें अब तक केवल 2 बार संशोधन किया गया, तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। चौथा, इसमें संविधान के विशिष्ट प्रावधानों की अवहेलना नहीं कर सकती है, चौथा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो हमारा 2 स्टेटमेंट इसमें सही हुए, इसमें से 2 और चौथा है यानी सी, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहले का उत्तर सी सही हो जाएगा। अब हम इसको देखते हैं, अगर पहला नहीं सही है तो क्यों नहीं सही है। संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी को नहीं 24 जनवरी को नहीं सॉरी 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। ये उद्देशिका जो है संविधान सभा में नेहरू द्वारा लाया गया, नेहरू द्वारा पेश किया गया। कब किया गया, ये किया गया था आपका 13 दिसंबर 1946 को। ये हमारा पहला इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि ये 22 जनवरी को स्वीकार किया जाता है, ठीक है। दूसरा, पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने का संकल्प लिया गया है, ये तो हमारा सही है, लेकिन इसमें एक पॉइंट दिया गया पंथ निरपेक्ष, इसका अर्थ क्या है, अर्थ जान लेते हैं इसका। इसका अर्थ होता है भारत सरकार धर्म के मामले में धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी। इसे हम कह सकते हैं कि उसका अपना कोई धार्मिक पद नहीं होगा, ठीक, ये हमने जान लिया। तीसरा स्टेटमेंट, केवल 2 बार संशोधन किया गया है, ये हमारा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि 2 बार नहीं 1 बार संशोधन किया गया था, 2 बार नहीं 1 बार संशोधन किया गया, 1 बार संशोधन किया गया है। और किया कब गया था, किया गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। और इस संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए थे, कितने शब्द, 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से शब्द थे, इसको भी देख लेंगे हम। पहला था हमारा समाजवाद, दूसरा था हमारा पंथ निरपेक्ष, जो अभी बात की है हमने, तीसरा था हमारा अखंडता। तो ये 3 शब्द हम इसमें जोड़े गए थे, इसलिए हमारा तीसरा और पहला गलत होता है, चौथा और दूसरा सही होता है। इसमें एक बात कही गई है, प्रावधानों की अवहेलना की नहीं कर सकता, तो इसमें एक बात जानिएगा, अगर कभी भी अवहेलना तो नहीं कर सकता, सही है, अगर कभी भी ऐसा होता है कि प्रस्तावना और संविधान के अन्य प्रावधानों के बीच टकराव की स्थिति आ जाती है, प्रस्तावना लिख देते हैं, प्रस्तावना और संविधान के बीच
टकराव की स्थिति आ जाती है, टकराव की स्थिति आ जाती है तो पहला जो प्राथमिकता दी जाएगी, तो पहली प्राथमिकता पहली प्राथमिकता प्राथमिकता प्रस्तावना को दी जाती है। पहली प्राथमिकता प्रस्तावना को दी जाएगी। ये हमने देखा, पहली प्राथमिकता तो प्रस्तावना को दी जाएगी। तो हमने ये इतने सारे सवाल हमने प्रश्न हल किए। 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। नेहरू द्वारा पेश 13 दिसंबर 1946 को किया गया। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी। फिर हमने देखा कि एक बार जो संशोधन किया गया था, कैसे 42वें संविधान संशोधन 1976, 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। प्रस्तावना और संविधान के बीच टकराव की स्थिति अगर आ जाती है तो पहली प्राथमिकता हम प्रस्तावना को देंगे। इसके बारे में हमने देखा। ये हमारा पहला जो प्रश्न था ये पूरा सोल्व किया गया और इसका जो उत्तर हुआ सी। अब हम दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरे प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित के सही कालानुक्रम की पहचान कीजिए। यानी इनके कालक्रम क्या क्या है? तो देखते हैं। जैसे केशवानंद भारती बनाम केरल, इसको तो सबको पता 1973 में। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज, इसको 1967, गोलकनाथ 1967। और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में आया, 1980। एक के गोपाल बनाम मद्रास राज, ये हो गया 1990। तो इनका जो जो कालक्रम था ये था। तो इसका जो कालक्रम के अनुसार जो उत्तर देना है तो क्या हो जाएगा? पहले हमारा हो जाएगा 1950 यानी चौथा। दूसरा हो जाएगा 1967 यानी दूसरा ये हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा 1973 यानी केशवानंद यानी एक। और आखिरी जो मिनर्वा मिल्स की बनाम 1980 की बात कर रहा था, हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर 4, 2, 1, 3। तो 4, 2, 1 कहाँ है? बी में। तो हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 पे देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखा है क्या बोला? नहीं है। तो नहीं के बारे में जानते हैं। ये स्टेटमेंट दिया गया है, ए बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या हो जाता है? शरीर को प्रस्तुत करना। ये हमारा क्या है? सही है। परमादेश, हम आदेश देते हैं, ये भी हमारा सही है। प्रतिषेध, प्राधिकृत, ये ना होकर प्राधिकृत ना होकर रोकना होगा, प्राकृत ना होकर रोकना, रोकने की बात करता है। उत्प्रेक्षण की पूर्णता सूचित कीजिए, यानी पूरी तरीके से आप सूचना दीजिए। तो ये हमारा हो गया। प्रमाणित करना या सूचना देना। इसका एक और होता है, इसका होता है अधिपरीक्षा, अधिकार परीक्षा, सॉरी अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। अब अधिकार परीक्षा क्या है? अधिकार परीक्षा होती है जो ये प्राधिकृत यहाँ दिया गया था, यहाँ होना चाहिए प्राधिकृत। अब प्राधिकृत का मतलब या कह सकते हैं वारंट, वारंट के द्वारा, ठीक है। तो हमने देखा। तो इसलिए जो हमारा ये सवाल है इसका आंसर हो जाएगा, प्रश्न है इसका आंसर हो जाएगा प्रतिषेध, मतलब रोकना होगा। यहाँ प्राधिकृत किया था इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर।
दिया गया है भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नंबर 1, राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। नंबर 2, किसी विधेयक को कानून बनाने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। इनमें उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है? तो ए में दिया गया है केवल एक, बी में दिया गया है केवल बी, सी है ए और बी दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसे हम देखेंगे तो ए हमारा हो जाएगा उत्तर सी, ये दोनों सही है, दोनों सही है। तो संघ की कार्यपालिका की जो शक्तियां है राष्ट्रपति में निहित है, ये तो पता ही है। संघ की जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं राष्ट्रपति में, हम लिख देते हैं संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका शक्तियां हैं। और शक्तियों का प्रयोग जो करता है राष्ट्रपति, शक्तियों का प्रयोग कैसे करता है? प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद के माध्यम से, जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो नेतृत्व की जाती है मंत्रिपरिषद की, उसके माध्यम से अपने संघ की कार्यपालिका शक्तियों को जो प्रयोग करता है, ये जान लीजिए। भारत का औपचारिक जो है प्रधान होता है, राष्ट्रपति जो है भारत का औपचारिक प्रधान होता है, भारत का औपचारिक प्रधान होता है, ये भी जाना हमने, ठीक है, होता है। ये हम ये मतलब राष्ट्रपति के बारे में इतनी सारी बातें जानेंगे। आगे चलते हैं। अब आ जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया गया है? दिया गया है निम्नलिखित में से कौन मुख्यमंत्री निर्वाचित होने के बाद प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुआ? तो हम बता दें कि पहले मुख्यमंत्री हुआ, इसके बाद प्रधानमंत्री हुए। कितने ऐसे मुख्यमंत्री हुए और इसके बाद प्रधानमंत्री हुए? तो 6 हुए। 6 लोग ऐसे हैं जो पहले मुख्यमंत्री थे, विवाद में क्या हुए? प्रधानमंत्री हुए। तो कौन कौन से हैं? तो हम लिख देते हैं इस पे, तो आपको आसानी होगी। एक नंबर में आ जाइए आप, इसमें आपके हो जाएंगे मोरारजी देसाई। एक नंबर में आ जाइए मोरारजी देसाई, थोड़ा समय लगेगा, सब्र करिएगा। मोरारजी देसाई पूरा जान लीजिए इसके बारे में। दूसरे नंबर पे आ जाएंगे चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। तीसरे पे आ जाएंगे बीपी सिंह, बीपी सिंह। और चौथे पे आ जाएंगे पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, सिम्हा राव। और पांचवे पे आ जाएंगे एचडी देवगौड़ा। छठवें पे हमारे मोदी जी आ जाएंगे, नरेंद्र मोदी। तो ये 6 लोग ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री बने हैं। अब इनके बारे में एक चीज जाननी है कि ये कौन कौन से राज्य के मुख्यमंत्री थे पहले। तो कौन कौन से राज्य के थे मुख्यमंत्री थे, ये भी जान लीजिए। मोरारजी देसाई जो थे ये बम्बई के थे, उस समय बम्बई बोला जाता था उसे, बम्बई के मुख्यमंत्री थे। इनका कार्यकाल जाने दीजिए क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। ऐसे जान लीजिए, बोल दे रहा हूँ, 1952 से 56 तक के मुख्यमंत्री थे बम्बई के। और पहले कांग्रेसी ये थे प्रधानमंत्री, मोरारजी देसाई पहले कांग्रेसी, ठीक है। चौधरी चरण सिंह थे, ये थे यूपी के।
पीवी सिंह थे, ये भी यूपी के सीएम थे पहले, और पीवी नरसिम्हा राव ये हमारे थे आंध्र प्रदेश के, आंध्र प्रदेश के थे। और ये इनके बारे में ये भी जान लीजिए कि ये दक्षिण भारत के पहले पीएम थे, दक्षिण भारत के पहले पीएम थे। और एच डी देवगौड़ा जो थे ये कर्नाटक के थे, कर्नाटक। और नरेंद्र मोदी आपको पता है गुजरात के थे, और 2001 से थे ये 2014 तक। ठीक है, इनके बारे में जान लीजिए। तो ये हमने देखा। अब इसमें आप देखते हैं स्टेट में कितने लोग हैं जो कि मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री बने हैं। तो चारों के चारों हमारे क्या हैं, सही हो जाएंगे। 6 लोग थे, 4 इसमें दे दिए थे। और विश्वनाथ प्रताप की जो बात करते हैं तो ये पीवी सिंह जो है वही विश्वनाथ प्रताप सिंह है, इनका फुल फॉर्म हो गया। तो आप डी वाला आंसर इसका हो जाएगा, 5वां का डी हमारा जो है सही हो जाएगा। ठीक है, 5वां का डी हमारा उत्तर सही होगा। तो 6 लोग थे जो सीएम से पीएम बने हैं। तो प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 में देखते हैं कि उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन को 2 दिए हैं। दिए क्या है, इसके निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा दिया गया कथन, यह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। यह हमारा राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ये हमारा सही है। तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा बी। और पहला गलत क्यों है? गलत इसलिए है कि राज्य के विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, तो इसलिए गलत हो गया। तो सी नंबर हमारा बी सही है। अब प्रश्न नंबर डी पे आते हैं। प्रश्न नंबर डी में दिया गया है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल सदस्यों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो दिया गया 4 ऑप्शन। ए 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 92वें संशोधन अधिनियम, 93वें संशोधन अधिनियम, 94वें संशोधन अधिनियम। तो हम बता दें इसका आंसर पहले, इसका हो जाएगा ए, जो कि 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 का 3 में 2003 में आया था। ये 2003 में लिख दे रहे हैं यहीं पे, 2003 सॉरी 2003 2003। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी सी जान लीजिए। अनुच्छेद 75 कहता है कि मंत्रियों के बारे में बंद है। अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में, मंत्रियों के बारे में उपबंध है। देखिए हम बोल रहे हैं उसे लिख लीजिएगा, बाकी अगर राइटिंग समझ में नहीं आएगी तो बताइएगा। उपबंध है। पीएम की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करेगा, ये तो सही है, लेकिन पीएम से सलाह लेकर मंत्रियों की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति ही करता है। लेकिन जो मंत्रियों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, वो पीएम से सलाह लेकर करता है। पहले पीएम को नियुक्त कर देगा। इतनी बात हमें जाननी है। एक चीज जाननी है, ये जो 15% की बात कर रहा है यहाँ, इस 15% में हमारे लोकसभा में जो 15% की बात कर रहा, 15% हमारे प्रधानमंत्री जी भी होते हैं। यानी पीएम सहित मंत्रिपरिषद जो होती है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के
15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी इसमें पीएमजी भी जोड़े जाएंगे। ठीक है, तो हमने जान लिया। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 8 में बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की क्षमा दान शक्ति में समाहित है? अब दिया गया है 1 क्षमा, 2 लघुकरण, 3 परिहार और 4 अधिकार परीक्षा। अब दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। अब सही उत्तर ए में दिया गया केवल 1, 2 और 3, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। इसमें सही कौन सा पहले हम बता दें, सही इसमें हो जाएगा हमारा ए, 1, 2 और 3। सही इसमें हमारा हो जाएगा ए, 1, 2 और 3। इसके बारे में थोड़ी जान लीजिए। क्षमा का होता है, क्षमा मतलब हो गया दोषी को पूर्णतः मुक्त करना, यानी इसका दोषी जो है उसको पूर्ण तरीके से मुक्त कर देना। दोषी को पूर्णतः मुक्त करना, मुक्त करना। ठीक है। लघु कड़क का क्या मतलब हो जाता है? दंड के रूप स्वरूप को बदल कर कम करना। इसका मतलब हो जाता है दंड के स्वरूप को, दंड के स्वरूप को बदल कर कम, सजा को कम कर देना। दंड के स्वरूप को बदलकर कम कर दे करना, कम करना। ठीक है, हो गया। और परिहार के बारे में क्या बोला गया? दंड के प्रकृति में परिवर्तन लिए बिना, दंड के प्रकृति परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम करना। दंड के प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम करना, कम करना। ये हमने जान लिया। एक इसमें दो और होते हैं। एक आता है विराम। जो विराम बोला गया है, विराम क्या है? ये तो हमारा गलत हो जाता है, लेकिन विराम है अधिकार मिला हुआ। विराम का मतलब क्या हो जाता है? दोषी को मूल रूप में दी गई सजा को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कम करना, किसी विशेष परिस्थितियों में कम करना। ठीक है, जैसे विशेष परिस्थितियां हो जाती हैं, शारीरिक अपंगता हो, उसे कम कर देंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी हैं, जैसे अभी गर्भ अवस्था की बात, महिलाओं की गर्भावस्था में विराम की अवस्था लेनी पड़ती है, और इसके लिए ये विराम दिया गया। इसमें एक होता है परिविलंबन, ये भी अधिकार है। इसमें क्या है? अस्थायी रोक लगाना, अस्थायी रोक लगाना। तो ये हमने जान लिया। तो हमें अब 8 नंबर प्रश्न को देखें। प्रश्न नंबर 9 में आते हैं। प्रश्न नंबर 9 में दिया गया है निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का न्याय योग्य नहीं है? तो ये तो सब जानते हैं कि इसका जो उत्तर हो जाएगा बी है। इसका उत्तर हो जाएगा बी। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो 1973 में था, बी है। उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्ण निर्णय को उलट दिया था, और उलट के ये मत दिया था। जब पहले निर्णय लिया था उसको पलट दिया। जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य आया, केस आया, तो पलट कर क्या बोला कि यह उद्देश्य का न्याय योग्य नहीं है। उद्देशिका संविधान का एक भाग है। इसने बोला उद्देशिका संविधान
का एक भाग है, संविधान का एक भाग है। उद्देशिका न्याय योग्य नहीं है, ये तो आपको पता ही है। उद्देशिका में संविधान मूलभूत ढांचे के अलावा, उद्देशिका में संशोधन मूलभूत ढांचे के अलावा किया जा सकता है। मूलभूत ढांचे को छोड़कर आप उद्देशिका में संशोधन कर सकते हैं। तो हमने ये 9 के बारे में समझा, उद्देशिका संविधान का एक भाग है। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 10 में दिया गया है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है, राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। कारण 2, महाभियोग की प्रक्रिया केवल लोकसभा में प्रारंभ की जा सकती है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, पहले हम बता दें, इसका उत्तर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर पद से हटाया जा सकता है। ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन आर बिल्कुल गलत है, क्योंकि लोकसभा नहीं किसी भी सदन से प्रारंभ कर सकते हैं। लोकसभा नहीं, केवल लोकसभा नहीं, किसी भी सदन से प्रारंभ कर सकते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज हमें ध्यान देना है कि संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग लगाया जा सकता है, लेकिन संविधान ने संविधान का उल्लंघन वाक्य को परिभाषित नहीं किया है। संविधान ने जो संविधान का उल्लंघन वाक्य को कभी परिभाषित नहीं किया है। ठीक है, और महाभियोग जो लगाया जाता है किसी भी संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किए जा सकते हैं, बस जिस भी सदन से प्रारंभ हो, जिस भी सदन से प्रारंभ हो, उस सदन के 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होने चाहिए। सदन प्रारंभ 1/4 सदस्य हस्ताक्षर, ये आप जानिए। ठीक है, किसी भी सदन से आप प्रारंभ होगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1/4 सदस्य का इस पे हस्ताक्षर होना चाहिए। ठीक, तो हमारा प्रश्न नंबर 10 खत्म हुआ। तो आज हम 10 तक ही करते हैं। आज हमारी पहली क्लास थी, कल हम और आगे क्लास इसके आगे लेकर आएंगे। जैसा भी क्लास रहा होगा आप बताइएगा, और जो भी गलती हुई होगी उसे हम सही करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत